पीएससी एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल में समस्त प्रतिभागी जो प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं, सबका आज के सेशन में स्वागत है। आज का हमारा सेशन बायोलॉजी के जो सेकंड और थर्ड चैप्टर है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेल एंड टिश्यू, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि जो प्रयोगशाला परिचारक जिसका एग्जाम 3 अगस्त को हो, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। हमने इसमें कुछ बेसिक टू एडवांस प्रश्न लिए हैं, कुछ बेसिक फैक्चुअल चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सभी का। एक बार वीडियो को जोरों शोरों से लाइक कर देंगे, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितनी भी हमारी वीडियोस हैं फिर आपको फ्री में मिल सकी। अगर आपको पूरे साइंस के 20 चैप्टर पढ़ना है फ्री में, तो साध्य पीएससी एकेडमी अपने साइंस बाय राकेश सर वाले सेशन पे एमसीक्यू की पूरी टॉपिक्स कराया हूं, वहां पे जाके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन बढ़ते हैं, और पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सेल के बारे में है, और बोला गया बेटा कि जो सेल होता है, कोशिका होता है, इस कोशिका के लिए किस भाग में, कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है ना। ग्लाइकोलिसिस मतलब होता है ग्लूकोस होता है ना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, और ग्लूकोस को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, पाइरुवेट में। तो जब ग्लूकोज को पाइरुवेट में जब चेंज करते हैं तो वो किसके अंतर्गत होती है, कौन से पार्ट में होता है। आप सबको बता दूं कि जो कोशिका होती है वो जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होता है। मतलब जैसे कि घर बनाने के लिए सबसे छोटा चीज ईंट है, ईंट से हम लोग ईंट की रचना करके हम लोग दीवार बनाते हैं, और दीवार से फिर क्या बनता है बेटा, एक ठो कमरा बनता है 4 दीवार से, फिर उसके बाद घर बनता है। वैसे पूरी बॉडी बनी हुई किससे, छोटी छोटी कोशिकाओं से। इन्हीं समान कोशिकाओं से ऊतक का निर्माण होता है। और जब हम लोग कोशिका की बात करते हैं तो ये सबसे छोटी क्या है, इकाई है। सबसे छोटी क्या है, यूनिट है। इस कोशिका के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसको हम लोग कोशिकांग बोलते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा ऊर्जा का पावर हाउस बोलते हैं। क्यों इसको ऊर्जा का पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि अगर आप बार बार सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान आपके बॉडी में ऑक्सीकरण की घटना होती है, और ऑक्सीकरण की यह घटना आपके शरीर में एक क्रेब्स चक्र बनाता है, और जिस क्रेब्स चक्र से 38 एटीपी का निर्माण होता है, और यही 38 एटीपी ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज आपको पता है एनर्जी के नाम से जानते हैं, इसलिए इसको ऊर्जा का घर बोला जाता है। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया ने जो एनर्जी बनाया है, उस एनर्जी को ले जाने का काम, परिवहन करने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। इसमें न्यूक्लियस भी होता है, जिसको केंद्रक बोलते हैं, लाइसोसोम भी होता है, इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है बेटो, जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। कुछ में सेल वॉल भी पाया जाता है, कोशिका भित्ति। जैसे कि जो कोशिका भित्ति वो केवल पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है, और यही डिफ्रेंशिएट करते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका को। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसमें पाई जाती है। तो इसी में से पूछा गया है एक और चीज है क्या, आपका कोशिका द्रव्य, जिसको साइटोप्लाज्म है ना, ये कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और ये कोशिका द्रव्य पूरी तरीके से लिक्विड फॉर्म में फैली होती, ताकि ये चीजें एक दूसरे से टकराए ना। नाभिक, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, कोशिका में रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी, अवर्णी। ठीक है, चलिए तो इसमें आपसे पूछा गया बेटा कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहां पे होती है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज मतलब आपका ऊर्जा, ये 2 तरीके से कार्य करता है। एक कार्य करता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और एक होता है जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति और दूसरा क्या, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो ये फिर 2 चीजों बनाता है। एक बनाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, और एक बनाता है बेटा आपका NADPH। ठीक है, क्या बनाता है, NADPH या NADH कहीं आपको मिलेगा। तो ATP और NADPH बनाता है कब, जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है छोटे छोटे सेगमेंट्स में, तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में 2 भाग में टूटता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कन्वर्ट होता है किसमें, पाइरुवेट में। किसमें कन्वर्ट होता है, पाइरुवेट में। अब आपको ये पूछा कि ये सभी जो घटना है, ये जो टूटने का कार्य हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, टूटने का कार्य होता है, ये कोशिका के किस भाग में होता है आपको बताना है। चलिए, कभी कभी आपने देखा है कि जब आप दौड़ते रहते हो, रनिंग करते हो, तो आप सांस बहुत जल्दी जल्दी लेते हो, है ना। सांस क्या करते हो, बहुत जल्दी जल्दी लेते हो। उससे ज्यादा आप सांस जल्दी जल्दी छोड़ते हो। मतलब आपने जैसे कि सांस थोड़ा सा लिया लेकिन छोड़ते ज्यादा है। क्यों, क्योंकि आपका जो ऑक्सीजन की कमी हो गई बॉडी में, और ऑक्सीजन की कमी बॉडी में होता है तो आपको पाइरुवेट बनता है, और पाइरुवेट आपको जल्दी से
थका देता है, मतलब फिर आपको दर्द होगा, फिर लैक्टिक एसिड जमा होगा, तो आपके पैर क्या होते हैं, दर्द देते हैं, आपके हाथ क्या होते हैं, दर्द देते हैं। तो कभी कभी आपके दौड़ने से जो पैर दर्द देता है, इसका कारण यही है कि वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा है, क्योंकि आप सांस तो बहुत कम ले रहे हो, लेकिन सांस क्या कर रहे हो, ज्यादा छोड़ रहे हो। इसीलिए दौड़ने वाले सांस इक्वल लेते हैं, इक्वल छोड़ते, ताकि उसमें दर्द ना हो। ठीक है, तो ये सब चीज मैराथन में सिखाया जाता है। तो इसका विच इज द करेक्ट आंसर बेटा। तो जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया है वो होता है साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में। इतनी छोटी छोटी बातें आपको जाननी है। गुड इवनिंग सभी को, जितने बच्चे जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, राइबोसोम से अगला प्रश्न पूछा गया कि राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है। तो जो राइबोसोम है बेटा, ये भी कोशिका के अंदर पाया जाता है। क्या कॉल किया था, नहीं उठा, बंद है। ठीक है, तो आपको यहां पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसके अंदर क्या है बेटा, राइबोसोम। तो मैं आपको बता दूं, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो भाग होते हैं। एक होता है रफ, रफ मतलब होता है बेटा हिंदी में खुरदुरा, रफ को क्या बोलते हैं, खुरदुरा। और एक होता है स्मूथ, जिसको बोलते हैं चिकना। स्मूथ को क्या बोलते हैं, चिकना। तो छोटी छोटी बात आपको जानना है। तो इंडोप्लाज्मिक का एक पार्ट रफ है और एक पार्ट क्या है, चिकना है, स्मूथ है। तो ये राइबोसोम निम्नलिखित में से क्या कार्यस्थल है, प्रोटीन, प्रकाश, वसा और श्वसन। तो मैं आपको बता दूं, जो राइबोसोम है ये पाया जाता है बेटा आपका कहां पे, खुरदुरे वाले पार्ट में। और ये खुरदुरा इसलिए क्योंकि यहां पे प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है। तो प्रोटीन संश्लेषण किस पार्ट में होता है अगर बोला जाएगा, तो आपको बताना राइबोसोम का खुरदुरा पार्ट में होता है। इसलिए ऑप्शन में यहाँ पे वसा का संश्लेषण भी दिया है, याद रखना, लेकिन ये स्मूथ पार्ट में होता है। वसा का संश्लेषण कहां पे होता है, स्मूथ पार्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण आपको पता है कि पत्तियों में होता है। ठीक है, और श्वसन वाला पार्ट यहाँ पे नहीं है, ये माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। तो याद रखना इतनी छोटी छोटी बातें। और विच इज द करेक्ट आंसर आपका, ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन संश्लेषण। विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन संश्लेषण। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कही जाती है। ठीक है, तो राइबोसोम में जो प्रोटीन की फैक्ट्री बनती है बेटा, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि राइबोसोम के गिरने की दर को किससे मापते हैं। राइबोसोम के जो गिरने की दर है इसको किससे मापते हैं, तो इसको मापते हैं भाई स्वेडबर्ग। किससे मापते हैं, स्वेडबर्ग। ये यूनिट है जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इस ये दो तरीके से गिरता है ना, दो तरीके से गिरता है। एक होता है बेटा 70 एस और एक होता है 80 एस। ठीक है, 70 एस मतलब 70 स्वेजबर्ग, 80 एस मतलब 80 स्वेजबर्ग। मतलब जब आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, कहा हो, प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, तो वहां पे 70 एस, और यूकैरियोटिक कोशिका हो, यूकैरियोटिक कोशिका हो, वहां पे इसके जो गिरने की दर होगी वो कितनी होगी, 80 एस होगी। जो ये 70 एस बना है बेटा, ये 70 एस कैसे बना है, 60 एस प्लस 20 एस से बना है ना, 60 एस प्लस 20 एस से बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात जानते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है। कोशिका भित्ति मतलब जो सेल वाल है किससे निर्मित होती है, ये आपको बताना है। चलिए, बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल जितने बच्चे जो जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक कर देंगे ताकि चीजें जल्दी जल्दी आगे बढ़ सके। एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है, सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या लाइपोप्रोटीन। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट आपको क्लास में बताया था। जो कोशिका भित्ति होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कोशिका भित्ति है ये केवल और केवल पादप में पाया जाता है और ये जंतु में नहीं पाया जाता है। तो आपको पता है दो भाग में इसको वर्गीकृत किया गया, एक तो जंतु विज्ञान और एक पादप विज्ञान। ठीक है, जंतु मतलब जितने भी जीवधारियां हैं इसके बारे में अध्ययन करते हैं, और दूसरी तरफ जो प्लांट्स हैं वो पादप के अंतर्गत आता है। और ये जो पादप है, जो पेड़ पौधे होते हैं, इसमें क्या पाया जाता है बेटा, सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब आपसे पूछा कि जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है, तो जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज। ठीक है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है बेटा, हमारे शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैंने आपको क्लास में भी कराया हुआ है कि हमारे शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी जो सेल होती है वो सबसे लंबी होती है। आपको लंबा बताना है, बड़ा नहीं बताना है। क्या बताना है, लंबा बताना है कि लंबी कोशिका कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर 1 वसा की कोशिका, ऑप्शन नंबर 2 अंडाणु,
ऑप्शन नंबर 3 रक्त की कोशिका, और ऑप्शन नंबर 4 तंत्रिका की कोशिका। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ चुका है, मैं थोड़ा सा कोशिका के बारे में बता देता हूं, है ना। आपको पता है जो कोशिका होती है बेटा, ये कोशिका जिसकी मृत कोशिकाओं की खोज आपके 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था, है ना। और आपको बता दूं, मानव शरीर की बात हो रही तो थोड़ा सा हमारे शरीर के बारे में बता देता हूं। हमारे शरीर में 3 कैटेगरी की कोशिका पाई जाती है। एक होता है सबसे छोटी कोशिका, एक होगी सबसे बड़ी कोशिका, और एक होगी सबसे लंबी कोशिका। बड़ी और लंबी में फर्क है, ठीक है, बड़ी और लंबी में फर्क है। सबसे छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका और लंबी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका हमारे शरीर की बात कर रहा हूं, है ना, हमारे शरीर की बात कर रहा हूं। तो हमारे शरीर में जो छोटी कोशिका है वो कौन है बेटा, तो वो है आपका स्पर्म। कौन है, स्पर्म। स्पर्म मतलब जो शुक्राणु होता है, जो मेल पार्ट से रिलीज होता है, तो शुक्राणु को क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। और ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। दूसरा सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो ये बेटा ओवम। क्या है, ओवम। और ये ओवम जो है फीमेल से रिलीज होता है। जो फीमेल का स्पर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं, या इसी को अंडाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तीसरी जो सबसे लंबी कोशिका वो है बेटा न्यूरॉन। क्या है, न्यूरॉन। ठीक है, क्या है, न्यूरॉन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तंत्री कोशिका या तंत्रिका कोशिका। हिंदी में तंत्रिका कोशिका, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोले जाते हैं। तो इतनी छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर बोलेगा कि पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे पृथ्वी की बात करें, और पृथ्वी में सबसे छोटी कोशिका क्या, तो सबसे छोटी कोशिका बेटा माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टम। माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टम, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टम, ये सबसे छोटी कोशिका। और अगर पृथ्वी में सबसे बड़ी कोशिका बोला जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन सा हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है बेटा, वो सबसे बड़ी कोशिका अगर पूरे वर्ल्ड में। लेकिन मानव शरीर में नहीं, मानव शरीर में कौन सा बड़ा है, ओवम। और सबसे छोटा कौन सा है, स्पर्म। स्पर्म मतलब शुक्राणु। ठीक है, और लंबी बोलेगा तो क्या, न्यूरॉन। ठीक है, लंबी बोलेगा तो न्यूरॉन। चलिए आगे बढ़े, क्या इतनी सभी फैक्चुअल चीजों को रिवीजन करना है, ठीक है। चलिए, तो विच इज द करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन नंबर डी या 4 तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। ये न्यूरॉन जो कि सबसे बड़ी क्या होती है, कोशिका होती है। ठीक है, चलिए जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं बिल्कुल वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन, सेल जिसको कोशिका बोलते हैं। ठीक है, तो सेल शब्द किनके द्वारा गढ़ा गया था, बहुत छोटा प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है। और ये बहुत इजी प्रश्न इसलिए क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना है। ठीक है, तो कोशिका शब्द किसने गढ़ा था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक और एमजे स्लेडन। चलिए क्वेश्चन का आंसर आप लोग सब देंगे मुझे पता है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जो कोशिका बेटा सेल, अगर पूछेगा जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की है भाई, लीवेनहॉक। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की है, तो कोशिका में मौजूद केंद्रक की खोज किसने की है, रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका की खोज किसने की है, रॉबर्ट हुक ने की है। ठीक है, और स्लेडन एवं स्वान, ठीक है, स्लेडन एवं स्वान ने किसकी खोज की है, कोशिका सिद्धांत। किसका खोज किया भाई, कोशिका सिद्धांत। तो जो सेल थ्योरी है या सेल प्रिंसिपल है, उसको किसने बताया था, स्लेडन एवं स्वान ने। स्लेडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत को बताया है। केंद्रक की खोज किसने की है, रॉबर्ट ब्राउन ने। जीवित कोशिका और मरे हुए कोशिका अलग है। बाद में पता चला कि जो कोशिका किसने खोजा था, हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने 1665, कब की बात है ये, 1665 में खोजा था। ये मरा हुआ कोशिका है। उन्होंने कॉर्क पे एक्सपेरिमेंट किया था। किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, कॉर्क पे एक्सपेरिमेंट किया था। और लीवेनहॉक ने किसको देखा था, जीवित कोशिका को देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। ठीक है, समसूत्री विभाजन की किस प्रवस्था, है ना, किस प्रवस्था के दौरान तर्क तंतु, तर्क तंतु मतलब जो पैरेलल प्लेट बनती है, तर्क तंतु बनती है, एक समानांतर प्लेट बनती है, गुणसूत्रों से, किससे, गुणसूत्र से जुड़ते हैं, ये आपसे पूछा गया है। चलिए धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ते जाएगा भाई। ठीक है, आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन पे कमेंट देते रहे, मैं एक एक बच्चों का कमेंट पढ़ पाऊंगा। ठीक है, चलिए बताना है कि समसूत्री विभाजन होता है। तो आपको बता दूं कि समसूत्री विभाजन में, जिसको माइटोसिस बोलते हैं, इसमें आपके 5 चरणों में गुजरता है। एक होता है बेटा इंटरफेस, क्या बोलते हैं, इंटरफेस। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रोफेस, प्रोफेस। एक आता है क्या, मेटाफेस। और एक आता है आपका एनाफेस। और एक आता है आपका टीलोफेस। कितने फेज होते हैं,
5 फेज होते हैं, 5 प्रवस्था होते हैं। चलिए, तो आपको बताना है कि इस 5 प्रवस्था है, थोड़ा इसके बारे में बता दूं। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। मेटाफेज मतलब मध्यावस्था, पश्चावस्था एनाफेज, अंत्यावस्था आपका ये इंटरफेज, ठीक है, पूर्वावस्था प्रोफेज और टीलोफेज, ठीक है। ये 5 आपके प्रवस्था दिया गया। कोशिश करना अंग्रेजी में याद रखने का, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, लाइंस याद होनी चाहिए। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। सर इसमें क्या क्या होता है? चलिए थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं बेटा कि इंटरफेस, इंटरफेस में क्या होता है? माइटोसिस, समसूत्री विभाजन जब हुई होती है तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है? मान के चलिए ये समसूत्री विभाजन हो रहा है। समसूत्री विभाजन में कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, और इस क्रोमोसोम का आपने समसूत्री विभाजन किया तो समसूत्री विभाजन करेंगे तो एक कोशिका 2 कोशिका में क्या हो जाएगा? सेल डिवीजन हो जाएगा। तो एक कोशिका 2 कोशिका में क्या हो जाएगा? बट जाएगा। कब की कंडीशन में? समसूत्री विभाजन में। फिर वो कोशिका फिर 2 कोशिका में बढ़ जाएगा। फिर ये कोशिका कितने कोशिका में बढ़ जाएगा? 2 कोशिका में बढ़ जाएगा। इस प्रकार से भाई बढ़ते जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है? बढ़ते जाएगा। मतलब एक कोशिका कितने कोशिका में बढ़ गया? 2 कोशिका में बढ़ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन बोलते हैं। अब ऐसे ही नहीं बढ़ जाता, ये जब बढ़ता है एक कोशिका 2 कोशिका में, जिसको हम लोग सेल डिवीजन बोलते हैं, तो जब भी कोशिका विभाजन होता है तो कितने चरणों से गुजरेगा बेटा? 5 चरणों से गुजरेगा। पहला वाला कौन? इंटरफेज। दूसरा कौन सा? प्रोफेज। तीसरा कौन सा? मेटाफेज। तीसरा चौथा एनाफेज और 5वां क्या है? टीलोफेज। जब भी इंटरफेज पे गुजरता है 3 चरण होता है इंटरफेज में। कितने चरण होते हैं? 3 चरण। एक होता है G0, एक होता है एस और एक होता है G1, ठीक है। चलिए 3 चरण से गुजरता है। तो पहला क्या मैंने बताया? G0, एस और G1। G0 एक निष्क्रिय अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है? निष्क्रिय अवस्था होती है, उसमें आदान प्रदान नहीं होता, तो उतना ज्यादा रिएक्शन देखने को वहां पे नहीं मिलता। एस मतलब होता है सेंसेथिस, यहाँ पे संश्लेषण होता है कोशिका का। संश्लेषण मतलब वहां पे धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाता है और जीवन की क्रिया में एक कोशिका थोड़ा सा टूटने की ओर आगे बढ़ता है। प्रोफेज, प्रोफेज में चीजें आगे बढ़ जाती है। मेटाफेज में क्या होता है? एक मेटाफेसिक प्लेट जो कि सभी जो कोशिकाएं हैं वो तर्क तंतु बनाते हैं और एक प्लेट में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज में क्या होते हैं? एक डॉटर सेल जो होता है मदर सेल डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है और टीलोफेज में फिर रीअपियर हो जाता है, पुनः प्रकट हो जाता है। मान के चलो कोई एक कोशिका, ये लो एक ठो कोशिका, अब इस कोशिका का सेल डिवीजन करना है तो ये एक 2 भाग में बटेगा। एक बट गया ये वाला और एक बट गया ये वाला। आपसे ये प्रश्न में पूछा गया बेटा कि एक कोशिका समसूत्री विभाजन में 2 कोशिका में बढ़ता है इस प्रकार से, तो ये 5 अवस्था होता है, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। कौन से फेज में आपको बताना है कि तर्क तंतु बनते हैं। तर्क तंतु मतलब एक मेटाफेसिक प्लेट के इक्वल आ जाते हैं, समानांतर आ जाते हैं। इसको कौन सा प्लेट बोलते हैं बेटा? मध्यावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्यावस्था बोलते हैं कि मध्यावस्था में क्या होता है? मेटाफेसिक प्लेट के इक्वल आ जाता है, तर्क तंतु बनाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं मेटाफेसिक प्लेट, ठीक है। इसके इक्वल होता है, समानांतर होता है। हिंदी में इसी को बोलते हैं तर्क तंतु। क्या बोलते हैं? तर्क तंतु, ठीक है। तो मेटाफेसिक प्लेट मेटाफेज में बनाता है और एक तर्क तंतु टाइप की संरचना, इसको मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा सिनेप्सिस, जिसको अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में होता है? सिनेप्सिस की क्रिया है ना, जो सिनेप्सिस की क्रिया है ये अर्धसूत्री विभाजन। आपको पता है कि जो कोशिका विभाजन होता है, एक कोशिका अलग अलग कोशिकाओं में बढ़ता है, एक कोशिका 2 कोशिका में बढ़ता है, ये अर्धसूत्री विभाजन। तो 3 प्रकार का कोशिका विभाजन मैंने क्लास में पढ़ाया था। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्या? आपका होता है समसूत्री, ठीक है, माइटोसिस। दूसरा होता है आपका अर्धसूत्री, मियोसिस। और तीसरा होता है आपका असूत्री, ठीक है, अमाइटोसिस। ये 3 प्रकार के कोशिका विभाजन होता है। तो आपसे पूछा है कि अर्धसूत्री विभाजन में देखो एक जो कोशिका होता है ये 4 कोशिका बना लेता है। ये लो भाई, ये लो, इस प्रकार से n/2, ठीक है, n/2। देखो ध्यान से देखो, अर्धसूत्री विभाजन इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि ये आधा में बढ़ते जा रहा है। तो सबसे पहले 2n था, 2n का आधा कितना होगा? n। तो पहले 2 भाग में बटा n और n, फिर ये 2 भाग में बट रहा है n/2 और n/2, फिर ये n/2 मतलब एक कोशिका
अर्धसूत्री विभाजन में कितने कोशिका में बढ़ता है? 4, जबकि समसूत्री में कितना बढ़ता है? 2। तो इतनी बातें आपको जानना है, ठीक है। लेकिन आपसे प्रश्न क्या पूछा गया? सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में होता है? लैक्टोनिन, पैकेटिन, जिगोटिन और मेटाफेज। चलिए बता दीजिए भाई, विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 3 जिगोटिन। तो जिन बच्चों का आंसर सी है जिगोटिन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और यह क्वेश्चंस पूछा गया बेटा, कौन सा झिल्लीबद्ध कोशिकांग जिसमें एकल झिल्लीबद्ध एक छोटी थैली जैसी संरचना होती है जो कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करती है? कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में क्या करती है? कार्य करती है। कोशिका के अप्रचलित घटकों को अपघटित करने और पाचन की अनुमति देता है। चलिए विच इज द करेक्ट आंसर? बिल्कुल बढ़िया से पढ़िए और इसका अच्छे से आंसर दीजिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता रहता है, सर छोटा छोटा प्रश्न अगर आते हो, ये लो 10 लाइन का प्रश्न, ठीक है। चलिए चलो बता दो भाई। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको बताना है एक छोटी थैली जैसी संरचना जो कि ये क्या है? कोशिकांग है, जो कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करता है, जो कोशिका के बाहर के लिए संगठक कोशिका में अप्रचलित घटकों को अपघटित करने और पचाने की अनुमति देता है। क्या उसको लाइसोसोम बोलते हैं, पैराऑक्सीसोम बोलते हैं, ग्लाइआक्सोसोम बोलते हैं या पॉलीसोम बोलते हैं? चलिए विच इज द करेक्ट आंसर? चलिए थोड़ा सा लाइसोसोम के बारे में आपको बता दो, बिल्कुल सबका आंसर सही है। एक कोशिका होता है बेटा, इस कोशिका में क्या पाए जाते हैं आपको पता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, केंद्रक जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं, लाइसोसोम भी इसी में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइसोसोम भी इसी में पाया जाता है। चलिए इसको लेके बताता हूं, लाइसोसोम। लाइसोसोम, अब ये लाइसोसोम करता क्या है पता है? इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। थोड़ा ध्यानपूर्वक 2 मिनट कॉन्सेप्ट को समझना। एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा का निर्माण करना, ये ऊर्जा बनाता है। जैसे घर में मम्मी का क्या काम है कि मम्मी भाई खाना वाना बना देती है ना, तो घर में मम्मी का काम क्या है? खाना बनाना। तो माइटोकॉन्ड्रिया का वैसी काम क्या है भाई? ऊर्जा बनाना। गोल्जी बॉडी का क्या कार्य है? तो गोल्जी बॉडी जो मम्मी ने ऊर्जा बनाया है उसका संवहन करना। क्या करना? संवहन करना। तो जो संवहन मतलब लेके जाना, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो मेरी सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट कहां पे हो रही है? मेरे हाथ लिखने में, तो इसको एनर्जी चाहिए ना, तो इसको ला के कौन देगा एनर्जी? गोल्जी बॉडी। मेरा मुंह चल रहा है पटर पटर, मेरे मुंह की एनर्जी लाके कौन देगा? गोल्जी बॉडी। कहां से एनर्जी लाएगा? जहां अभी मेरी एनर्जी बन रही है। जैसे मैं इस हाथ में उतना ज्यादा काम नहीं कर रहा हूं, मैं लिख तो इस हाथ से रहा हूं ना, तो इसमें एनर्जी बन रही है, इसको क्या काम है? तो ये लाख क्या करेगा? यहां पे ला के देगा, इस हाथ के ला के देगा, मेरा पैर का एनर्जी, ठीक है। तो इस प्रकार से लाने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। अब कभी कभी क्या करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइसोसोम ये काम करना पसंद नहीं करते कि भाई आज तो छुट्टी है, आज कुछ काम नहीं करेंगे, आज अपना छुट्टी। भाई माइटोकॉन्ड्रिया बोल दिया कि मेरे को एनर्जी नहीं बनाना है, गोल्जी बॉडी बोल दिया कि तूने एनर्जी बनाया नहीं तो मैं एनर्जी का परिवहन कैसे करूंगा, एनर्जी का संवहन कैसे करूंगा। अब कोशिका का जो मॉनिटर होता है वो कौन होता है? केंद्रक होता है। कोशिका का मॉनिटर कौन होता है? केंद्रक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा न्यूक्लियस। इसका दिमाग खराब हो जाता है और ये बोलता है माइटोकॉन्ड्रिया को तू एनर्जी नहीं बनाएगा, गोल्जी बॉडी बोलता है तू ऊर्जा का परिवहन नहीं करेगा, मेरे पास है लाइसोसोम। लाइसोसोम के पास 24 प्रकार के जल अपघटक एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं? जल अपघटक एंजाइम, जो आपके प्रश्न में दिया है ना, ये जल अपघटक, ठीक है, ये अपघटित करता है अपघटक एंजाइम्स। ये जल अपघटक एंजाइम्स बहुत जहरीली होती है, जहरीली होती है और ये इतने जहरीली होते हैं अगर छोटी सी भी छिड़ जाए ना तो वहां की पूरी कोशिकाएं मर जाती है। तो क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है इसका दिमाग खराब होता है और लाइसोसोम को बोलता है देख भाई आज माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा है, ऊर्जा नहीं बना रहा है, ये तो गद्दारी कर रहा है। तो गोल्जी बॉडी भी बोल रहा है कि ये अगर एनर्जी नहीं बना रहा तो मैं भी नहीं करूंगा, तो सबके सब छुट्टी मार रहा है, तो भाई तो कुछ कर। तो ये क्या करता है लाइसोसोम, अपने अंदर जो 24 प्रकार के एंजाइम, जिसमें किस विशेष प्रकार का एंजाइम है? जल अपघटक एंजाइम, तो भाई अपने आप को फोड़ डाल बोलता है, क्योंकि ये पैकेट के रूप में पाया जाता है 24 तो ऐसे थैली नुमा, जिसके बाद क्वेश्चन एक भी है, अपने आप को फोड़ देता है। और जब अपने आप को फोड़ देता है तो पूरी कोशिकाएं, राम नाम सत्य, पूरी कोशिकाएं क्या हो जाती है? मर जाते हैं। इसीलिए लाइसोसोम ने क्या किया? सुसाइड किया है, इसलिए इसको सुसाइडल पैकेट बोलते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, क्योंकि उन्होंने आत्महत्या कर लिया ना। और थैली क्यों? क्योंकि वो पैकेट में 24 प्रकार के एंजाइम है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? समझ आ गया?
क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, अपने 24 प्रकार के जल बैक्टीरिया को फोड़ डाला। दैट्स क्लियर। किसके कहने पे? न्यूक्लियस, केंद्रक के कहने पे। तो विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। ठीक है, चलिए जितने बच्चे जो नए जुड़ रहे हैं, जो वीडियो को लाइक नहीं किए, बिल्कुल लाइक कर दो भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है बेटा उपकला उतक, एडिपस टिश्यू के बारे में, कि जो एडिपस टिश्यू है इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कि उपकला उतक एक सतत चादर बनाता है जिसमें कोशिकाएं कसकर पैक होती है, जिसमें न्यूनतम अंतर कोशीय स्थान होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है सरल स्तंभ उपकला त्वचा रक्त वाहिकाओं की परत और फेफड़ों के कुपिकाओं में पाई जाती है जहां पदार्थों का परिवहन होता है। तीसरा स्तरीकृत स्तंभ उपकला अवशोषण और स्राव के क्षेत्रों में पाई जाती है जैसे कि आंत की आंतरिक परत। चौथा है सिलिएटेड स्तंभ उपकला लंबी स्तंभ के आकार की कोशिकाएं होती है जो श्वसन तंत्र में पाई जाती है जहां इसके लिए सिलिया प्रदूषकों को छानने में मदद मिलती है। विच इज द करेक्ट आंसर? आपको कमेंट करके आंसर देना भाई कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एडिफस जो उतक होता है जिसको हम लोग उपकला उतक बोलते हैं, ये उपकला उतक वसा का है ना स्टोरेज रखता है, वसा का संग्रहण करता है। आपने देखा होगा जो ऊंट होते हैं वो ऊंट का एक ऊपर का भाग कुबड़ा रहता है ना, ऊंट का ऊपरा भाग क्या रहता है? कुबड़ा रहता है। वो क्या करता है? वसा को स्टोरेज करके रखता है ना। उपकला उतक की एक खासियत होती है। साथ ही साथ हम उपकला उतक में ये भी देखते हैं कि भाई जो विशेष प्रकार की चीजें हैं वो एक स्पेशल चादर का, वो जो मैं बात कर रहा हूं ना, वो चादर का निर्माण करता है जहां पे वो कोशिकाओं को कसकर पैकेट रखने का स्थान करता है। उसको अंतरकाशी स्थान बोलते हैं, जो कि आपको ऊंट में स्पेशली देखने को मिलता है। जो ऊंट का उबड़ा भाग रहता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? उपकला उतक, जो कि वो स्टोरेज करके रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। संगीता का आंसर सही है, नंदनी का आंसर सही है, बहुत सारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारी अस्थियां किस प्रकार के उतक से बनी हुई है? तो आपको बताना है कि जो हमारी अस्थियां हैं, जो हमारी बोन्स हैं, वो किस प्रकार के उतक के बने होते हैं। मैंने आपको उतक के दो प्रकार बताए हैं। उतक के कौन कौन से दो प्रकार बताए बेटा? तो एक मैंने बताया है जंतु उतक, क्या बताया है? जंतु उतक। और दूसरा कौन सा बताया है? पादप उतक। तो एनिमल टिश्यू के बारे में हमने बात किया, और दूसरा क्या है? प्लांट टिश्यू के बारे में बात किया है। एनिमल टिश्यू मैंने आपको 4 प्रकार के बताया है। एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के बताए हैं? 4 प्रकार के। और पादप उतक जो होते हैं ये होते हैं जनरली, ठीक है। चलिए, तो जंतु उतक जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो जंतु उतक जो होता है, ये जंतु उतक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं इसको देख लेते हैं। तो जो जंतु उतक होते हैं इसमें एक होता है बेटा आपका उपकला उतक, दूसरा होता है संयोजी उतक, कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है आपका तंत्रिका उतक, नर्वस टिश्यू, और एक होता है आपका क्या? पेशी उतक। क्या होता है? पेशी उतक। तो 4 प्रकार के उतक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 4 प्रकार के उतक देखने को मिलेगा, उपकला उतक, संयोजी उतक, तंत्रिका उतक और पेशी उतक। उपकला उतक का काम है वसा को स्टोरेज करना। संयोजी उतक मतलब कनेक्ट करके रखना पूरी बॉडी को, जैसे कि आपका जो ब्लड है, खून है, वो पूरी बॉडी क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है। तंत्रिका मतलब नर्वस सिस्टम, जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं वो आपके पूरे बॉडी को, ठीक है, बहुत सारे जो है ना न्यूरॉन की वजह से क्या करते हैं? कनेक्ट करके रखते हैं। और पेशी उतक मतलब मसल टिश्यू, जो आपकी बॉडी में मसल्स हैं उसको हम लोग पेशी उतक के नाम से जानते हैं। अब आपको यहाँ पे ये पूछा गया बेटा, चूंकि हम लोग को जंतु उतक से क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारी अस्थियां जो बोन है वो किस प्रकार के उतक है। तो चाहे वो हमारे बोन हो, चाहे हमारे ब्लड हो, खून जिसको बोलते हैं, सब किस प्रकार के हैं? कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार हैं। किसके प्रकार के हैं? कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार है। बहुत सारे बच्चों का करेक्ट आंसर आ रहा था, है ना, जैसे पूनम है, प्रीति है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोशिका विभाजन के किस चरण, तो कितने चरण मैंने बताया भाई? कोशिका विभाजन के 5 स्टेप्स मैंने बताया। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। टीलोफेज में एक कोशिका फिर से रीअपियर हो जाता है, याद रखना, टीलोफेज में, ठीक है। तो किस चरण में जीवन प्रवस्था, एस प्रवस्था और G2 प्रवस्था होती है? अभी इसको मैंने बताया, तुरंत बताया मैंने, इस क्वेश्चन को मैंने कराया है। तो बिल्कुल आपसे उम्मीद रखूंगा कि इसका आंसर मेरे को मिले कि कोशिका विभाजन के किस चरण में जीवन प्रवस्था मिलती है। क्या मध्यावस्था मिलती है? क्या नहीं, मध्यावस्था में तो मैं आपने सर एक लाइन में बता दिया है, मेटाफेसिक प्लेट बनता है।
पूर्वावस्था, पश्चावस्था या अंतरावस्था। तो बहुत सारे बच्चों को करेक्ट आंसर आ रहा है सर ऑप्शन नंबर डी इंटरफेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतरावस्था। क्या बोलते हैं? अंतरावस्था। इंटरफेस में ये चीज देखने को मिलती है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने बताया भी था ना जस्ट 2 मिनट पहले कि भाई इंटरफेस जो होता है, ठीक है, इंटरफेस में 3 चीजें होती है, ठीक है। एक होता है आपका G0, एक होता है एस, एक होता है G1, फिर अगला स्टेप इसी का G2 जाएगा भाई, ठीक है। चलिए, तो ये कौन सा देखने को मिलता है? इंटरफेस, हिंदी में बोलते हैं भाई अंतरावस्था, ठीक है, अंतरावस्था। चलिए, हाँ बिल्कुल हिंदी में कंफ्यूजन होता है, अंग्रेजी में आप लोग कोशिश करें नाम याद रखने की, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज करते हैं, ठीक है, वापस आते हैं क्वेश्चंस के दूसरे पड़ाव पे। तो ये अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया बेटा कि वीटेकर साहब, आपको पता है पूरा नाम है आर.एच. वीटेकर, आर.एच. क्या? वीटेकर ने कितने संघों में जीवों को वर्गीकृत किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो हमारे आर.एच. वीटेकर है अलग अलग है, जैसे कि अरस्तु है, अरस्तु ने आवास के आधार पे 2 बांट दिया। कैरोलस लिनियस है, कैरोलस लिनियस ने भी वर्गीकरण किया, जिसको हम लोग वर्गीकरण के पिता भी बोलते हैं, पादप जगत और जंतु जगत। यहां पे आपसे पूछा गया बेटा आर.एच. वीटेकर ने कितने संघ में जीवों को वर्गीकृत किया है? तो इसका आंसर बिल्कुल सबका सही है भाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर 2, 5, ठीक है। कौन कौन से वो सर आर.एच. वीटेकर के कथन है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आर.एच. वीटेकर साहब ने इस संघों को, है ना, या फिर जगत बोल सकते हैं इसको, है ना, जगत बोल दें। कितने जगत ने बांटा? तो सबसे पहला बेटा आपका जगत मोनेरा, ठीक है, दूसरा जगत प्रोटिस्टा, ठीक है, जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, तीसरा है आपका जगत फंजाई, ठीक है, जगत फंजाई, फिर पादप जगत, इसको कवक भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं पादप, जगत पादप, और लास्ट क्या है भाई? एनिमल या जगत, एनिमल को एनिमिलिया भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने 5 संघों में या 5 जगत में, 5 किंगडम में उन्होंने डिवाइड किया। कितने किंगडम में भाई? 5 किंगडम में डिवाइड किया, ठीक है। 5 किंगडम में क्या किया? डिवाइड किया है। जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, जगत पादप और जगत एनिमल, ठीक है, जगत एनिमल। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दूं, है ना, थोड़ी सी इसके भी कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा देता हूं। सर अभी शिक्षक भर्ती का सिलेबस चेंज हो सकता है क्या? हाँ उम्मीद है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होने का चित्रिका जी, ठीक है। चलिए फिलहाल इधर देखते हैं, जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत कवक, पादप, एनिमल के बारे में थोड़ा जान लो। आर.एच. वीटेकर साहब बोलते हैं कि जो जगत मोनेरा है, ये जगत जो मोनेरा है बेटा, ये होंगे एक कोशिकीय जीव, इनका काम ना एक कोशिका से चल जाएगा और इसके पास कोई केंद्रक झिल्ली होगी, ठीक है। क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली नहीं होगी, ठीक है। प्रोकैरियोटिक टाइप्स के होंगे, क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक टाइप्स के होंगे। तो ये बोलता है कौन? जगत मोनेरा में। जगत प्रोटिस्टा भी एक कोशिका से बने होंगे, लेकिन इसमें केंद्रक झिल्ली होंगे, लेकिन ये किस टाइप के होंगे? यूकैरियोटिक। बाकी जितने भी हैं ये सब बेटा एक कोशिका से नहीं, बहुकोशिकी से बने होंगे। बहुकोशिका मतलब एक कोशिका नहीं, बहुत सारे कोशिका, ठीक है। तो जैसे कि मैं जगत मोनेरा की बात करूं तो जो साइनोबैक्टीरिया है या नील हरित शैवाल या जो जितने भी है ना, जो पादप से घास फूस है, ये सब किस में आएगा? जगत मोनेरा में। उनके वजह से प्लेट हुआ है ना, फिर ला देंगे, ठीक है ना, 10 मिनट, ठीक है। जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, जगत पादप, जगत एनिमल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको 5 भाग में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो विच इज द करेक्ट आंसर भाई? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 5। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संघ के सदस्यों को आमतौर पर स्पंज के रूप में जाना जाता है? किस संघ के सदस्यों को आमतौर पर स्पंज के रूप में जाना जाता है? तो किस संघ के सदस्यों को आमतौर पर स्पंज के रूप में जाना जाता है भाई? तो स्पंज के रूप में जो जाना जाता है वो पोरीफेरा, टिनोफेरा, एनिलिडा या निडोरिया, ठीक है। चलिए बिल्कुल कमेंट करके आंसर देंगे। 117 बच्चे हैं लाइक, लेकिन शतक नहीं पूरा है। मैं चाहूंगा कि शतक क्या ये दोहरा शतक छुए, तो सभी बच्चे एक बार जोरदार वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है,
ठीक है, चलिए बता दो भाई कि किस संघ के सदस्यों को आमतौर पर स्पंज, स्पंज मतलब जैसे कि आपका जो गद्दा आता है ना स्पंजी, ठीक है, इसके रूप में जानता है कि पेरीफोरा, टिनोफेरा, एनिलिडा या निडोरिया। तो बेटा जो पोरीफेरा संघ के जो हैं, ये पोरीफेरा का क्वालिटी है कि ये स्पंजी होते हैं। कैसे होते हैं? स्पंजी होते हैं। पोरीफेरा मतलब पोरी, पोर पाए जाते हैं बेटा, छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे छिद्र किस पे पाए जाते हैं? स्पंजी वाले चीज में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या याद रखना? स्पंजी से क्या याद रखना भाई आपको? पोरीफेरा। तो जितने भी स्पंजी छोटे छोटे जो छिद्र वाले हैं, ये किस गैंग में आ जाएंगे? पोरीफेरा संघ। टोटल कितने संघ है? तो ऐसे टोटल आपको मैंने 9 संघ हैं। कितने संघ हैं? 9 संघ हैं। कौन कौन से संघ? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ठीक है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है, आर्थोपेडा, मोलास्का, ठीक है, और ये एनिलिडा, निडेरिया, ठीक है, फिर आपका कॉर्डेटा। इस प्रकार से टोटल कितने भाई? 9 हैं। कितने हैं? 9 हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। लाइकेन और लैंगिक में लैंगिक जनन किसके द्वारा किया जाता है? आपको बताना है कि जो लाइकेन होता है बेटा, ये लाइकेन, ठीक है, लाइकेन के बारे में एक चीज और बता दूं कि जो लाइकेन होता है ये थाइलोफाइट होते हैं। क्या होते हैं? थाइलोफाइट। आपको यह भी बता दूं कि जो थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा होते हैं, ये पादप जंतु के प्रकार से, मतलब पादप कोशिका प्रकार है। उसमें से जो थाइलोफाइटा गैंग का है वो कौन है? लाइकेन है। अब आपको बताना है कि लाइकेन में जो लैंगिक जनन होगा, ठीक है, लाइकेन में जो लैंगिक जनन होगा ये केवल कवक के द्वारा होगा कि केवल शैवाल, या कवक और शैवाल दोनों के द्वारा? मतलब यह कि जो लाइकेन बना होता है, आपको पता है ये एल्गी प्लस शैवाल दोनों से मिलकर बना होता है। मतलब कवक और शैवाल दोनों के मिलाप से क्या बनता है? लाइकेन बनता है। तो आपसे पूछा गया है ना, कि भाई जो उसमें जनन होगा वो किससे होगा? तो जनन किससे होगा? केवल कवक से होगा। याद रखना, जो लैंगिक जनन होगा वो किससे होगा भाई? तो बनता तो दोनों से है। लाइकेन जो बनेगा किससे? शैवाल और कवक से। लेकिन आपसे लैंगिक जनन पूछा गया है, और लैंगिक जनन केवल किस में होगा? कवक में होगा, शैवाल में नहीं होगा, क्योंकि शैवाल में तो पाया ही नहीं जाता कुछ, तो कहां से होगा? ठीक है, चूंकि कवक क्या है बेटा? आपके थैलोफाइटस का वेल है ना। सर बायो का जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दो सर 31 से पहले, ठीक है, कोशिश कर रहा हूं गुलशन, ठीक है, कराने का भाई। वीडियो को जोरों शोरों से लाइक कर दो। चलिए, तो केवल कवक से होता है बेटा लाइकेन, जो लैंगिक जनन है, और बाकी इसमें शैवाल और कवक दोनों चीजें शामिल होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह के प्रजनन करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये 100% पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही प्रश्न छप जाएगा, लेकिन आपको मैं हिंट कर देता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह के प्रजनन है। हमारी पूरी सेशन से बिल्कुल आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए बता दो बेटा, चलिए बता दो कि लैंगिक और अलैंगिक, लैंगिक मतलब क्या? लिंग से प्रजनन होना, अलैंगिक मतलब लिंग से प्रजनन नहीं होना। तो आपको बताना है कि लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह से प्रजनन कहां पे होता है? शैवाल में होता है, कवक में होता है, हाइड्रा में होता है, कि अमीबा में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल सबका आंसर सही है कि ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रा इज द करेक्ट आंसर। और हाइड्रा में जो अलैंगिक और लैंगिक होता है इसलिए होता है क्योंकि ये पुनरुद्ध भवन, ठीक है, ये पुनरुद्ध भवन से भी होता है हाइड्रा में, ठीक है। और दूसरा क्या है बेटा? आपका दूसरा जो होता है आपका हाइड्रा में क्या, ठीक है, कमेंट करके बताओ दूसरा वाला कौन सा होता है? हाइड्रा में पुनरुद्ध भवन भी पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा और किस में पाया जाता है? विखंडन में कि मुकुलन में? बिल्कुल, क्या हो जाएगा बेटा? मुकुलन, ठीक है। तो मुकुलन भी पाया जाता है और पुनरुद्ध भवन भी पाया जाता है। तो हाइड्रा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखना, हाइड्रा में मुकुलन और पुनरुद्ध भवन दोनों पाया जाता है, ठीक है। चलिए, वीरेन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों को देखने को मिलता है। किस जीव में पौधे एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा जीव है भाई जो पादप वाला भी लक्षण रखता है और जंतु वाला भी लक्षण रखता है? ये आपको बताना है कि पौधे और जंतु दोनों वाला लक्षण कौन रखता है। ऑप्शन नंबर 1 जीवाणु है क्या ऐसा? 2 जगत मोनेरा है क्या? 3 युगलीना है क्या?
या चौथा माइकोप्लाज्मा है क्या? इसका आंसर तो मुझे पता है सभी के सभी दोगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है सबका भाई कि जो पौधे और जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं वो युगलिना में पाए जाते हैं, और युगलिना जो होते हैं ये पादप के भी लक्षण रखते हैं, क्योंकि ये स्वपोषी भी है, और स्वपोषी जब अपना खाना नहीं बना पाते तो ऐसे कंडीशन में आता है जब ये अपना परपोषी वाला भी काम करते हैं। तो स्वपोषी और परपोषी दोनों के क्वालिटी होने के कारण से इसमें पादप और जंतु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है जिसको हम लोग स्वपोषी बोलते हैं, और जंतु जो कि दूसरे के थ्रू अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं बेटा? परपोषी की संज्ञा देते हैं। और स्वपोषी परपोषी दोनों के लक्षण किसमें देखने को मिलता है? युगलिना में देखने को मिलता है। आप सबको बता दूं कि अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो साध्य पीएससी एकेडमी लगातार शिक्षक भर्ती की आपको तैयारी कर रहे हैं, जिसके एक स्पेशल शिक्षक भर्ती में जो व्याख्याता बैच है हिंदी, इसका स्टार्टिंग हो चुका है। नेहा मैम के तत्वाधान में यह बैच प्रारंभ किया गया है, तो बिल्कुल नेहा मैम के साथ जुड़ के आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। सीजी व्यापम की कोई भी एग्जाम्स हो उसकी लॉन्ग टर्म बैच आपको देखने को मिलेगी, और जहां पे आपको 4 सब्जेक्ट के साथ स्टार्टिंग में तैयारी शुरू करा दी गई है, जहां पे साहू सर के द्वारा छत्तीसगढ़, मनीष सर के द्वारा भूगोल, नवीन सर के द्वारा गणित और हेमा मैम के द्वारा इतिहास। कुछ भी दिक्कत होता है तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डीएनए वायरस है? आपको बताना है कौन सा एक डीएनए वायरस है भाई, सीधा डीएनए को इफेक्ट करता है, ऐसा कौन सा वायरस है? ऑप्शन नंबर 1 हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन नंबर 2 हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन 3 हेपेटाइटिस सी, और चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक। विच इज द करेक्ट आंसर? आपको बताना है कि कौन सा एक डीएनए वायरस है, कौन सा एक डीएनए वायरस है। तो हेपेटाइटिस ए है क्या, हेपेटाइटिस बी है, या हेपेटाइटिस सी है, या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए बहुत सारे बच्चों का प्रश्न आ रहा है शिक्षक भर्ती को लेके, ठीक है, उसके बारे में चर्चाएं करूंगा। शिक्षक भर्ती मैथ्स पोस्ट बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए विच इज द करेक्ट आंसर भाई कि कौन सा डीएनए वायरस है? ऑप्शन नंबर बी हेपेटाइटिस बी। आपको पता है कि ये इसको हेपेटाइटिस बी को हम लोग जो एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं, इसलिए हेपेटाइटिस क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मानव कोशिका में क्या होता है? ये बहुत इजी प्रश्न है भाई, बहुत हलवा पूड़ी वाला प्रश्न। कुछ प्रश्न देखो भाई प्रयोगशाला परिचारक में इजी आएगा, तो हमने भी अपने सेशन में क्या पता बेसिक ही आपको पता नहीं है, तो बेसिक तो पता होना चाहिए ना। तो कौन से मानव शरीर में कोशिका में होती है? तो मानव कोशिका में 44 गुणसूत्र होते हैं कि 48 गुणसूत्र होते हैं कि 46 की 23? चले बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे दें, ठीक है। शिवम नाग का आंसर आ चुका है भाई 18 का सी, जय श्री राम का आ चुका है बी, और बहुत सारे बच्चों का बी सी। देखो अभी भी कंफ्यूजन है बेटा, मानव कोशिका में जो गुणसूत्र की संख्या है वो 46 गुणसूत्र हैं, 46 गुणसूत्र। याद रखना, एकदम से माइंड में फेंको। बहुत सारे बच्चे गलत कर दिए, बहुत सारे बोल रहे हैं कि 23 गुणसूत्र। 23 गुणसूत्र नहीं होता बेटा, वो होता है 23 जोड़ी गुणसूत्र। क्या होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे फंस चुके हैं, देखो, इसलिए इजी क्वेश्चंस भी कराना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो याद रखना है कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, उसमें से क्या है 23 जोड़ी गुणसूत्र मानव शरीर में होते हैं। अब 23 दूनी क्या करेंगे? 46। तो यहां पे अगर जोड़ी लिखा रहता तब के बाद पे क्वेश्चन तो विलोपित हो जाता, ठीक है। याद रखना है। तो कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आयोडीन के घोल की कुछ बूंदें डालने पर चावल का पानी नीला काला हो जाता है। ट्राई करके देखना। अब लैब वाला क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहा हूं, ठीक है। प्रयोगशाला परिचारक का पेपर है ना, तो थोड़ा सा लैब वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए। आयोडीन की घोल की कुछ बूंदें डालने पर चावल का पानी नीला काला हो जाता है, यह किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? तो बताइए भाई कि आयोडीन की कुछ बूंदें डाल देंगे तो क्या यह वसा की उपस्थिति को दर्शाएगा, या कोलेस्ट्रॉल, या जटिल प्रोटीन, या स्टार्च? चलिए जितने बच्चे जो गुड इवनिंग नया जुड़ रहे हैं बिल्कुल लाइक कर देना भाई, क्योंकि लाइक इंपॉर्टेंट मोटिवेशन प्रदान होता है, ठीक है। चलिए तो बताइए कि आयोडीन के घोल के कुछ बूंदें डालने पर चावल का पानी नीला हो जाता है। प्रयोगशाला परिचारक के पेपर में आपको लैब के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल और साइंस की ई बुक में है, पूरा भरा हुआ है, ठीक है। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ चुका है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। आपने सर प्रैक्टिकल किया भी होगा, और प्रैक्टिकल याद करो, जब 9वीं 10वीं पढ़ते थे तो हम लोग स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाते थे कि स्टार्च की उपस्थिति का कहता कैसे लगाएं। कई लोग स्कूल में अंडा का उपयोग करते थे, कई लोग किसका उपयोग करते थे? चावल। तो चावल में किस
किसकी मौजूदगी होती भाई, स्टार्च की। तो इसको कॉमन सेंस से भी बनाया जा सकता था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रयोगशाला में उपयोग के बाद अग्निशामक यंत्र, प्रयोगशाला में उपयोग के बाद अग्निशामक यंत्र का क्या करना चाहिए। ये लो भैया, बहुत मजेदार क्वेश्चन श्रृंखला देखने को मिलेगा आपको। क्योंकि प्रयोगशाला का पेपर है तो पूरे टॉपिक से हमने लैब के क्वेश्चंस डायरेक्ट उठाए हैं। तो प्रयोगशाला में उपयोग के बाद अग्निशामक यंत्र का क्या करना चाहिए, इसे ऐसे ही रहने दें, नियमित कचरे का निपटान करें, इसे रिचार्ज करवाएं, इसे नजरअंदाज करो। छोड़ो ना यार, मेरा क्या जा रहा है, मुझे तो सैलरी मिल रही है, मैं तो प्रयोगशाला परिचारक बन गया, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताओ। गुड इवनिंग भाई, जितने बच्चे जुड़ रहे हैं। तो आपको बताना है कि प्रयोगशाला में उपयोग के बाद अग्निशामक यंत्र का क्या करना चाहिए। बिल्कुल आपको पता है भाई कि इसको रिचार्ज करवाएं, उपयोग के बाद अग्निशामक यंत्र क्या कराएं, रिचार्ज करवाएं, ठीक है। चलिए ऐसा ही रहने दें, ऐसा थोड़ी कर देंगे। नियमित कचरे का निपटान करें, तो अग्निशामक यंत्र को रिचार्ज करना पड़ता है, रिचार्ज मतलब पुनः चार्जिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, इसे रिचार्ज करवाएं, नजरअंदाज नहीं करना है। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है पादप ऊतक संवर्धन या सूक्ष्म प्रवर्धन, ठीक है। चलिए बहुत सारे बच्चों का रहता है सर कूट वाले प्रश्न लाइए, कूट वाले प्रश्न लाइए। ले लो भाई कूट वाले प्रश्न, ठीक है। चलिए कूट वाले प्रश्न करते रहते हो, ठीक है। गुण सूत्र की तो संख्या पता नहीं है तुम लोगों को, और कूट वाले प्रश्न करते हो, है ना। तो मुझे तो आहत लगा है, ठीक है। चलिए बिल्कुल रिफ्यूल हो जाता है, उसको फ्यूल करना है, ठीक है। चलिए बताइए भाई, पादप ऊतक संवर्धन या सूक्ष्म प्रवर्धन है, पौधे के क्लोन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। पादप ऊतक संवर्धन का जंगल में किया जाता है या दुर्लभ या लुप्त प्राय पौधों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। तो पादप ऊतक संवर्धन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन बोलते हैं। तो सूक्ष्म प्रवर्धन पौधे के क्लोन बनाने में करते हैं, या जो सूक्ष्म प्रवर्धन की क्रिया है वो जंगल में की जाती है, या दुर्लभ या लुप्त प्राय पौधों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। चलिए तो 150 का आंकड़ा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन लाइक 150 नहीं हुआ है। तो मैं चाहूंगा बिल्कुल लाइक, बिल्कुल दोहरा शतक की टारगेट है हमारी, तो बिल्कुल उसको कंप्लीट करें, ठीक है। बिल्कुल को वीडियो को लाइक करें ताकि मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए कंटिन्यू प्रयोगशाला परिचारक तक मैं साइंस के एक एक टॉपिक को आपको, है ना, हालांकि मैं साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी करा चुका हूं। चलिए बिल्कुल विच इज द करेक्ट आंसर भाई, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है यस सर, ऑप्शन नंबर 1 और 3। जंगल में नहीं किया जाता बेटा, जंगल में तो ऐसे ही डाल दो, है ना, हो जाएगा। तो सूक्ष्म प्रवर्धन जहां छोटी चीजें हैं क्लोन बनाने के लिए, या दुर्लभ या लुप्त प्राय पौधों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए सूक्ष्म प्रवर्धन या पादप ऊतक संवर्धन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है। आपको यहां पे पूछा गया कि एक कोशिकीय जीव कौन है, बंदर है, केचुआ है, हाथी है, अमीबा है। अब इससे इजी प्रश्न तो मैं भी नहीं पूछ सकता भाई, बहुत इजी प्रश्न है, ठीक है। कि भाई एक कोशिकीय जीव कौन है जो एक कोशिका में अपना पूरा कार्य को कर लेता है, या पूरे अपना, है ना, A to Z क्रियाकलाप को कर लेता है। ऑप्शन नंबर 1 बंदर करता है क्या, केचुआ करता है क्या, हाथी करता है क्या, अमीबा करता है क्या। इसका आंसर मैं सभी बच्चों से चाहूंगा कि भाई इसका विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी अमीबा, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन, कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन किस में होगा। ऑप्शन नंबर 1 विभाज्योतकी ऊतक, चालक कोशिका, प्रजनन कोशिका, वनस्पति कोशिका। अर्धसूत्री कहने का मतलब बेटा आपके अर्ध हो जाते हैं, है ना। अर्ध मतलब जैसे कि 2n है, ये कोई क्रोमोसोम है, ये जब डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा आपके अर्धसूत्री विभाजन में 2n क्रोमोसोम, ये n में कन्वर्ट हो जाएगा, n में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसका डिस्ट्रीब्यूट होगा n/2, फिर इसका कटेगा n/2, ये अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन मैंने आपको बताया था सोमैटिक सेल और जर्म सेल। तो सोमैटिक सेल मतलब कायिक कोशिका, और जर्म सेल मतलब जनक कोशिका या जनन कोशिका। तो आपको बताना क्या रिप्रोडक्टिव सेल में पाया जाता है या सोमैटिक सेल कोशिका में पाया जाता है। बहुत इजी, क्लास में मैंने इसके बारे में अच्छे से बताया था आपको, विच इज द करेक्ट आंसर, प्रजनन कोशिका। तो जो बेटा अर्धसूत्री विभाजन है, ये अर्धसूत्री विभाजन एक जो जोड़ी क्रोमोसोम है, एक जोड़ी क्रोमोसोम, एक जोड़ी गुणसूत्र इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि 22 जोड़ी तो सोमैटिक सेल होता है, 22 जोड़ी क्या होता है, कायिक कोशिका में होता है, सोमैटिक सेल में, लेकिन एक जोड़ी किसमें होता है, प्रजनन कोशिका में देखने को मिलता है। सभी बच्चों का करेक्ट आंसर है, ठीक है, सभी बच्चों का करेक्ट आंसर है। अगला बेटा, अगला क्वेश्चन है एलिसा। एलिसा
कौन सा? एलिसा। तो एलिसा जो है, एलिसा किस कार्य सिद्धांत पर आधारित है? एलिसा जो है एड्स के टेस्ट पे उपयोग किया जाता है, एलिसा टेस्ट जिसको बोलते हैं। तो आपको बताना है जो एलिसा का जो कार्य सिद्धांत है, यह क्या भक्षक कोष की प्रक्रिया है, या एंटीजन एंटीबॉडी परस्पर क्रिया है, या प्रवर्धन प्रक्रिया है कि आवर्धन प्रक्रिया है। ठीक है, तो एलिसा टेस्ट जो आपको देखने को मिलता है, ये आपको एड्स की, है ना, पॉजिटिव या निगेटिविटी को देखने के लिए किया जाता है। और ये एलिसा का जो कार्य सिद्धांत है बेटा, वो एंटीजन और एंटीबॉडी की परस्पर क्रिया पर आधारित है। मतलब 24 का आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 2, एंटीजन एंटीबॉडी परस्पर क्रिया। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी परस्पर क्रिया। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ऊतक, ऊतक संवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है, ये भी कूट वाले प्रश्न जिसकी आपको दिली इच्छा रहती है। बहुत सारे बच्चे बार बार बोलते हैं सर कूट वाले प्रश्न, कूट वाले प्रश्न, कूट वाले प्रश्न। बताओ तो ऊतक संवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक दिया है, किसी भी कोशिका में संपूर्ण पौधा उत्पन्न करने की क्षमता को सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। दूसरा, ऊतक संवर्धन के माध्यम से हजारों पौधों का उत्पादन करने की विधि को टोटियोपोटेंसी कहा जाता है। विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, 2 केवल 2, थर्ड 1 एंड 2 फोर्थ, एंड है ना 4 ना तो 1 और ना ही 2। चलिए तो बताइए भाई, दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल 1 सही है, केवल 2, केवल 3। ठीक है, आपको बताना है। चलिए मैं सबका कमेंट देख रहा हूं। चलिए चलिए बताओ भाई। देखो जो कूट वाले प्रश्न है ना, वो पेपर में ही मजा आता है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो पेपर में कूट वाले प्रश्न हो चाहे बेसिक प्रश्न हो, बना लोगे। कूट फूट से कुछ नहीं होता, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वन लाइनर भी क्वेश्चन है ना तो क्लियर हो जाएगा, और मर जाओगे तो भी नहीं बना पाओगे वन लाइनर क्वेश्चन को भी, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। इसलिए ज्यादा कूट फूट के चक्कर में मत पड़ा करो। ठीक है, जितना हो सके चीजों को प्रैक्टिस करा करो, है ना, उसमें मजा आता है। ठीक है, चलिए तो विच इज द करेक्ट आंसर? दोनों कथन गलत है। आपको बता दूं, किसी भी कोशिका से संपूर्ण पौधा उत्पन्न करने की क्षमता को सूक्ष्म प्रवर्धन नहीं कहते। अभी मैंने सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में बताया है कि सूक्ष्म प्रवर्धन 2 जगह हो सकता है, या तो क्लोन करना है तब हो सकता है, और दूसरा बिल्कुल आपको पता है। और ऊतक संवर्धन के माध्यम से हजारों पौधों को उत्पादन करने की विधि को टोटोपोटेंसी नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो ना तो केवल 1 और ना ही 2, दोनों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर क्या? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवित कोशिका के अध्ययन, जीवित कोशिका के अध्ययन के लिए किस प्रकार के सूक्ष्मदर्शी का उपयोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये प्रयोगशाला परिचारक के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रयोगशाला परिचारक के लिए। यौगिक सूक्ष्मदर्शी का, तेल विसर्जन सूक्ष्मदर्शी का, चरण कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप का, या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का? चलिए मुझे पता था उसका आंसर आप सब सी मारोगे। ठीक है, इसीलिए जानबूझ का ऑप्शन डी। ठीक है, गलत कथन भी तो समझो, है ना। चलिए चलिए बता दो भाई, जीवित कोशिका के अध्ययन के लिए किस प्रकार के सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है? तो बिल्कुल आपके चरण कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है माइक्रोस्कोप का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी हम लोग फिजिक्स में करते हैं। यहाँ पे क्या है, जीवित कोशिका का उपयोग किसे करते हैं? माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप के थ्रू चरण कंट्रास्ट का उपयोग किया जाता है जीवित कोशिका को जानने के लिए। चलिए, ऊतक घनत्व में परिवर्तन वाले स्थान से गुजरने वाली पराध्वनि तरंगे परावर्तित होकर विद्युत संकेतों में परिवर्तित होकर अंगों के चित्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंगों के चित्र बनाते हैं। इस तकनीक को क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी, चुंबकीय अनुनाद, मेमोग्राफी, या परिकलित टोमेटोग्राफी? चलिए विच इज द करेक्ट आंसर? आपका नंबर ए, अल्ट्रासोनोग्राफी, जहां से हम घनत्व में परिवर्तन वाले स्थान से गुजरने वाली पराध्वनि तरंगों को सोनोग्राफी की मदद से क्या करते हैं? जान लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। दुर्लभ संकर पौधे को बचाया जा सकता है। जो दुर्लभ संकर पौधे हैं इनको कैसे आप बचाएंगे? पराग संवर्धन से, भ्रूण संवर्धन से, प्रोटोप्लास्ट से, या इनमें से कोई नहीं? तो जो दुर्लभ संकर पौधे होते हैं बेटा, इनको प्रोटोप्लास्ट संस्कृति के द्वारा, प्रोटोप्लास्ट संस्कृति के द्वारा दुर्लभ संकर पौधे को बचाया जा सकता है। युग्मक का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? अब देखो युग्मक, ठीक है, एक होता है युग्मनज और एक होता है युग्मक, है ना। तो गैमेट किसे बोलते हैं? तो गैमेट जैसे शुक्राणु और अंडाणु जब अलग अलग है तो उसको गैमेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गैमेट, युग्मक। और जब दोनों मिल जाएंगे
फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, दोनों मिल जाएंगे अंडाणु और शुक्राणु, तो उसको जायगोट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जायगोट बोलेंगे। तो आपको बताना है कि युग्मक का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो ये होता है बेटा अर्धसूत्री विभाजन। अभी इसके पहले भी क्वेश्चन कराए थे कि प्रजनन कोशिका में ये देखने को मिलता है युग्मक की क्रिया। ठीक है, चलिए, जब एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती है तो यह कितने नए कोशिकाओं का निर्माण करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको मैंने अभी जस्ट आपको बताया भी है कि जब एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती है तो यह कितने नए कोशिका में निर्माण होता है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं सभी बच्चों से चाहूंगा, जितने बच्चे 30 नंबर क्वेश्चन है सबका आंसर मैं देखूंगा कि 30 का ए है कि बी है कि सी है कि डी है। ठीक है, चलिए इसका आंसर मैं बिल्कुल देखूंगा भाई। वीरेंद्र का आंसर आ चुका है ए। ठीक है, कुछ का आंसर है बी सी डी। चलिए, विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बेटा एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन में 4 कोशिका में बढ़ता है। अभी मैंने बताया कि अगर क्रोमोसोम 2n है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा n और n में, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा n/2, n/2, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा n/2, n/2। इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे भाई? अर्धसूत्री विभाजन। आधा आधा हो रहा है ना, 2n का आधा कितना हुआ? n और n, फिर इसका आधा क्या हुआ? n/2, n/2। तो कितने बने? देखो 1, 2, 3 और 4। तो विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए 4। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल ये समझ आया होगा भाई। एक कोशिका कितने कोशिका में बढ़ गए अर्धसूत्री विभाजन में? तो ये 4 कोशिका में बढ़ गए। चलिए अगले क्वेश्चन, उससे पहले बता दूं, अगर आप प्रयोगशाला परिचारक की अभी भी समय है, साइंस की ई बुक लेकर उसका प्रिंट आउट करके एक एक टॉपिक वाइज पीडीएफ डली हुई, टोटल 21 पीडीएफ एक दिन में भी कर सकते हो अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी भी समय है। 1 लाइनर दिया गया, कोई कथा कहानी पुस्तक नहीं है, ये एमसीक्यू और 1 लाइनर दिया गया है। ये बिल्कुल आपको साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। कुछ भी दिक्कत होता है तो कॉल कर लेना, बिल्कुल जानकारी आपके अवेलेबल है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, हर एक टॉपिक का यार प्रयोगशाला परिचारक के जो 20 टॉपिक दिए ना साइंस के, वो पूरा आपको कहाँ मिल जाएगा? साइंस की ई बुक के साथ। साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको साध्य पीएससी एकेडमी पूरे महीने वाइज करंट अफेयर्स भी दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ का अलग, इंडियन का अलग, जिसकी कीमत मात्र और मात्र कितनी है? 59 रुपये रखी गई है। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। इसमें से कौन से 4 ऑप्शन है जो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए बता दीजिए भाई, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है कौन सा है? तो कोशिका विभाजन को जो बढ़ावा देता है बेटा वो कौन है? साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन जो कि कोशिका विभाजन क्या करता है? बढ़ावा देता है। ठीक है, तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, लेकिन एब्सिसिक एसिड ये क्या करता है? रोकने का कार्य करते हैं। सर मैंने बहुत दिन से परचेस करके प्रिंट आउट करा लिया, बहुत अच्छी बुक है, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष कुमार जी। ठीक है, वैसे बहुत सारे बच्चों का प्यार आया है इस बुक को लेके कि सर जो आपने जो 20 टॉपिक वाइज डाली है वो बहुत ही अच्छी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं चाहूंगा सब कमेंट सेक्शन पे दो। और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, है ना, कि भाई मनुष्य में जो कोशिका विभाजन होता है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, अर्धसूत्री, समसूत्री और असूत्री। माइटोसिस, मियोसिस और अमाइटोसिस आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जितने बच्चे जो वीडियो को लाइक नहीं किए हो लाइक कर दो। कमेंट सेक्शन आज का क्वेश्चन कैसा लगा बिल्कुल आप कमेंट में बताइए। कुछ भी दिक्कत होता है तो बिल्कुल आप कॉल कर लेंगे। सर व्यापम एग्जाम में सेंटर किसके हिसाब से जारी करते हैं वो नहीं पता यार, पुष्पेंद्र है ना, अब उन्हीं लोग जाने किस हिसाब से देते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।